हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। ओके, कि एक सेट से दूसरे सेट पे कितने फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से रिलेटेड। तो मैं उसके थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को नंबर ऑफ़ फंक्शंस काउंट करने में जब उसका यूज़ होगा तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। ओके, combination and permutation। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन क्या होता है? देखिए, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। ओके, संचय। और परमुटेशन को बोलते हैं क्रमचय। ठीक है। संचय मतलब कि कलेक्ट करना। ठीक है ना। कलेक्ट करना क्या मतलब होगा इसका? जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ओके, और आपसे यदि कोई कहता है इसमें से 3 को सेलेक्ट कीजिए। ओके, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं और कोई कहता है आपसे कि इनमें से 3 ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। दैट मीन्स कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन 5 ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको हमें जब सॉल्व करना है तो ये 5C3 तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं कि हम 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट हम कैसे चुनेंगे। ठीक है ना। सेलेक्ट करने में क्रम का यानी कि उसके लोकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ओके, हम जैसे 5 आपके पास टोमेटो दिए गए हैं, उनमें से कहा जाए कि 3 टोमेटो को आप सेलेक्ट कीजिए, तो 3 टोमेटो को सेलेक्ट करना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है। यानी कि उनको सेलेक्ट करने से उस रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम कहें कि 5 नंबर्स दिए गए हैं, यू हैव 5 नंबर्स या यू कैन से 5 डिजिट्स। ओके, और उससे हम कहें कि 3 डिजिट्स से आप क्या कीजिए, नंबर्स बनाइए। ठीक है, तो 3 डिजिट्स को जो हम लेंगे तो आपस में उनके चेंज होने से क्या होगा, हमारा रिजल्ट बदलेगा, यानी कि नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ओके, यानी कि अगर 5 नंबर्स आपके पास है, उनमें से 3 नंबर को लेना है, सेलेक्ट करना है और उससे हमें नंबर्स बनाने हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। अब 5 अगर आपके पास टोमेटो हैं, उनमें से 3 टोमेटो को केवल सेलेक्ट करना है, उसके पोजीशन को चेंज करने से कोई रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। जैसे टीम हमें बनानी है, 15 लोगों की टीम है और उसमें से 11 को सेलेक्ट करके हमें टीम बनानी है, तो उस कंडीशन में हमें पोजीशन का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि पोजीशन चेंज करने पर रिजल्ट हमारा चेंज होगा। ठीक है ना। कैसे देख सकते हैं आप, 15 लोगों की अगर टीम होती है, उसमें से 11 को सेलेक्ट करके हमें कोई मैच खेलने के लिए टीम बनानी होती है, तो पोजीशंस अगर हम चेंज करते हैं तो रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम बॉलर को ओपनिंग करा रहे हैं, ठीक है, बैट्समैन है तो उसको बॉलर के पोजीशन पे खिला रहे हैं, तो जब पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो टीम बनाना यानी कि सेलेक्ट करना, ये परमुटेशन के अंतर्गत आएगा। यानी कि जब भी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है तो उसकी स्टडी हम परमुटेशन के अंतर्गत करते हैं, और जब रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं होता है, यानी कि यू हैव टू ओनली कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, देन इन दैट केस हमें कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन को हमने 5C3 से लिखा है। इसका क्या मतलब है, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए n ऑब्जेक्ट है, उनमें से r ऑब्जेक्ट लेने का तरीका NCR होगा। इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। ओके, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर फैक्टोरियल 5 लिखा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जो इसमें नंबर दिया गया है पॉजिटिव, ओके,
पॉजिटिव की ही बात हो रही है, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करना, बस रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फैक्टोरियल 5 यानी कि 5 से लेकर के 1 तक के आपके जितने नंबर्स होंगे नेचुरल, उन सब का प्रोडक्ट, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 7 कोई बोलता है तो इसको हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया। और NCR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इस फैक्टोरियल को चाहे तो हम ऐसे लिखते हैं, या यहाँ नंबर लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 5 लिखना है तो यहाँ 5, यहाँ पे 5, ये दोनों ही चीजें बराबर होती है। दिस इज ओनली अ सिंबल, ओके। तो NCR का क्या मतलब हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जब भी हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और जब रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है तो केवल हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो उस कंडीशन में 5C, जैसे 5 ऑब्जेक्ट हैं, 3 को सेलेक्ट करना है तो 5C3 तरीके से, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट में से 4 को सेलेक्ट करना है तो 5C4 तरीके से। जैसे 5C3 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5 हो गया, n की जगह पे क्या रखेंगे 5, और r की जगह पे 3, ये क्या हो गया 5 माइनस 3, और ये फैक्टोरियल 3। एक और चीज मैं यहाँ बताऊं, अब बताइए इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अगर 6 को भी बाहर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे ये फैक्टोरियल 5 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, और ये फैक्टोरियल 3 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ओवर फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, यानी कि 5 2 जा 10। यानी कि 5 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 10 तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम परमुटेशन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास मान लीजिए आपके पास 9 डिजिट्स हैं, 1 2 0, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए? टोटल 9 डिजिट्स हो गए, ठीक है ना, 1 से लेकर के 9 तक। अब कोई कहे कि आपको लॉक बनाना है, 3 डिजिट्स से आपको लॉक बनाना है, ठीक है। तो लॉक बनाना क्या होता है? एक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। आ रही बात समझ में? जब हम लॉक बनाएंगे तो इनमें नंबर्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए 2 कंडीशन हो सकता है कि रिपीटिशन अलाउड हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 1 1 भी आ सकता है, 2 2 2 भी आ सकता है, 3 3 3 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो क्या सिचुएशन, कितने पॉसिबिलिटी बनेंगी? जब रिजल्ट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि पॉसिबिलिटी अलाउ हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, सॉरी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। रिपीटिशन जब अलाउड नहीं है तो उस कंडीशन में आप देखिए इस पोजीशन को फिलअप करने के 9 तरीके होंगे, इनमें से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो एक डिजिट मान लीजिए इसमें आपने रख दिया, कोई एक डिजिट इसमें रख दिया, तो अब आपके पास कितने डिजिट्स कुल बचे हैं? तो आपके पास 8 डिजिट बचे, क्योंकि एक तो यूज हो चुका है। तो इसको फिलअप करने के 8 तरीके हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कोई फिक्स हो चुका है नंबर, यहाँ पे भी कोई फिक्स हो चुका है नंबर। तो लास्ट वाला आपका कितने तरीके से फिलअप होगा? तो वो 7 तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 8 इंटू 7, जबकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो सबकी पोजीशन पे यहाँ पे भी 9 हो जाता, दूसरे वाले पे भी 9 हो जाता, और तीसरे वाले पे भी 9 हो जाता, यानी कि कुल पॉसिबिलिटी 9 इंटू 9 इंटू 9 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम ऐसे कहें कि 9 ऑब्जेक्ट में से 9 नंबर्स में से 3 नंबर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो वो हमारी पॉसिबिलिटी कहलाएगी 9p3। ओके, अब देखिए यहाँ पे NCR की वैल्यू बताई, और NPR की वैल्यू कितनी होगा? फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिए 9p3 की वैल्यू हमें निकालनी है, 9
P3 कितने डिजिट्स थे 3 3 6 9, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल कितना हो गया 9 ओवर फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 ओवर 6। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 ओवर इंटू फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 हमारे पास यही आंसर आया। तो ये सिंपल काउंटिंग का तरीका है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से काउंटिंग का तरीका है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कॉम्बिनेशन मतलब सिर्फ कलेक्ट करना, ओके, और परमुटेशन का मतलब कि अरेंज करना उन्हें। मान लीजिए 3 को आपने सेलेक्ट किया, तो 3 को आपस में भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा चेंज होगा। अब देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम कहें कि 9 में से 3 को आप सेलेक्ट कीजिए और फिर उन 3 को आपस में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो अरेंज करना, ये तीन ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना होगा तो उसको हम फैक्टोरियल 3 तरीके से ऑब्जेक्ट अरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए से कहा कि आपके पास 9 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से 3 को कलेक्ट करिए, तो उसको तो हम 9C3 तरीके से करेंगे। ओके, अब 3 प्लेसेस हैं आपके पास, देखिए 3 प्लेसेस हैं, ठीक। मान लीजिए आपने 3 ऑब्जेक्ट 1 2 3 सेलेक्ट किया, 1 2 3 सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो ये आपस में कितनी तरीके से चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 है, तो देखिए पहले पोजीशन को 3 तरीके से, दूसरे को 2 तरीके से और तीसरे को 1 तरीके से। आई बात समझ में? पहले पोजीशन को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। दूसरे को 2 तरीके से और तीसरे को 1 तरीके से, क्योंकि जो एक बार आ जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा अरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 3 आप लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए 9C3 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 9 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू यहाँ फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका पास फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 9 माइनस 3 आया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9P3। आप देख सकते हो कि n है, उसमें से C को R ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, यानी कि कॉम्बिनेशन यहाँ हमने लगाया और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल R इंटू NCR इक्वल टू NPR के बराबर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। केवल फैक्टोरियल से क्या करेंगे, जो नीचे ऑब्जेक्ट चूज कर रहे होंगे जितने, उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 तरीका। जैसे यहाँ पे अगर R होता तो यहाँ पे फैक्टोरियल R तरीका हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल R इंटू NCR इक्वल टू NPR। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, वो हर जगह यूज होता रहता है, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, काउंटिंग ऑफ फंक्शन पे। आई होप आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है, ठीक है, दूसरा सेट बी है, ठीक है। इस पे नंबर ऑफ फंक्शंस हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसमें आपके पास मान लीजिए m एलिमेंट हैं और इसमें कितने एलिमेंट हैं n, यानी कि सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी हो गई m और सेट बी की कार्डिनलिटी n। अब 3 सिचुएशंस देखिए क्रिएट हो सकते हैं। फर्स्ट क्या कि यदि m लेस देन n है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, केस फर्स्ट। केस 2 क्या हो सकता है, m इक्वल टू n या m ग्रेटर देन n कर लीजिए। और केस थर्ड क्या हो सकता है, जब m इक्वल टू n है, ठीक है। पहले केस में क्या है, इसमें एलिमेंट कम है इसकी अपेक्षा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, देन हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी। अब देखिए फंक्शंस में भी मैंने आपको टाइप बताया था, क्या बताया था, देखिए 1 फंक्शन हो सकता है, फंक्शन, ठीक है, और टोटल फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। इतनी चीजें मान लीजिए आपको
कैलकुलेट करनी है कि 1 फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, इन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो फर्स्टली हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ नंबर्स के हेल्प से मैं बताता हूँ कि इसमें अगर 4 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपके पास ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश है, ठीक है। 5 एलिमेंट है, ठीक। अब इस पे हमको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब देखिए इस एलिमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी। ये एलिमेंट इनमें किसी पे जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट से भी जा सकता है, सेकंड पे भी जा सकता है, थर्ड पे भी जा सकता है, फोर्थ पे भी जा सकता है, 5 पे भी जा सकता है, 5th पे भी। यानी कि पहले वाले एलिमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 5, ठीक है। दूसरा, अभी हमको टोटल फंक्शन चाहिए, हमें कंडीशन कुछ भी मैंने नहीं लगा रखा इसमें, ठीक है ना। सेकंड वाला भी एलिमेंट इसी तरह इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है, इस पे, इस पे, इस पे, इन 5 पे किसी पे जा सकता है, बी भी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास सभी के लिए यूनिक इमेज मिलने चाहिए और सारे एलिमेंट की, ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग बी पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो बी के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 5 पॉसिबिलिटी। सिमिलरली सी के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 5 पॉसिबिलिटी, एंड डी के लिए भी 5 पॉसिबिलिटी। यानी कि सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी हैं। और ये देखिए हम किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। पहला कंप्लीट करेंगे तो दूसरे पे आएंगे, दूसरा कंप्लीट करेंगे तो तीसरे पे आएंगे, तीसरा कंप्लीट करेंगे तो चौथे पे आएंगे। यानी कि एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोसेस पे हम पहुंच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 के पावर 4, ओके। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी कितनी कितनी हो जाती, पहले एलिमेंट के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी, दूसरे के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी, तीसरे के लिए भी 4 और चौथे के लिए भी 4। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाता, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 के पावर 4, ठीक है। मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट्स होते, 3 होते तो पहला एलिमेंट भी इन तीनों पे से किसी पे मैप हो सकता था, 3 पॉसिबिलिटी। दूसरा भी एलिमेंट इन तीनों पे किसी पे मैप होता था, 3 पॉसिबिलिटी। यानी कि इसमें भी सारे एलिमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती, 3 हो जाती। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 4, ठीक है, 3 टू द पावर 4। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसकी कार्डिनलिटी टू द पावर सेट ए की कार्डिनलिटी, ओके। यहां सब में देखिए, पहले जब इसमें 5 एलिमेंट थे तो 5 पावर 4 आया, जब 4 थे तो 4 टू द पावर 4 आया, जब इसमें 3 बचे तो 3 पावर 4 आया, 2 बचते तो 2 पावर 4 आता। आ रही बात समझ में। यानी कि अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी। और फंक्शन कहां से कहां चल रहा है, फंक्शन हमारा ए से बी पर हो रहा है, ठीक है ना। फंक्शन हमारा ए से बी पर डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाए, बी पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे इसमें कोई भी मेंबर हो, चाहे इसमें कितने भी मेंबर हो, ठीक है ना। तो अगर इसमें m मेंबर हैं, इसमें n नंबर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n टू द पावर m। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अगर सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा n पावर m होगा। आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं और सारे फंक्शन के, अब हम केसेस स्टडी करते हैं कि जब m की वैल्यू n से छोटी है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 1 फंक्शन कितने होंगे, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए
हम केस 1 को ही ले लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है, m की वैल्यू n से छोटी है, ठीक है ना, m इज लेस देन n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये a है, ये b है, इसमें 3 एलिमेंट है, मान लीजिए a b c, और इसमें 4 एलिमेंट हैं, a डैश b डैश c डैश और d डैश, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आप लोग को पता है, मैंने बताया कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट a, यानी कि 4 पावर 3 टोटल होगा। अगर इस केस को लें तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये कितना हो जाएगा, n पावर m, ठीक है, n पावर m, ठीक है। अब आता है 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शंस, ठीक है, कितने होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें पहले मैं सिंपल लेता हूं उस कंडीशन में। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आप देख रहे हो पहली पॉसिबिलिटी ये बनी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 1 हमको बनाना है, यानी कि एक सिर्फ एक पे मैप होगा, यानी कि इसके 2 एलिमेंट का एक ही इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो यानी कि इन 4 मेंबर्स को 3 से रिलेट करना है, ठीक है। इन 4 मेंबर्स को 3 से रिलेट करना है, यानी कि इन 4 पोजीशंस से 3 पोजीशंस को हमको क्या करना है, अरेंज करना है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इन 3 जैसे 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 ही पे तो ये मैप हो सकता है, 3 से ज्यादा पे तो मैप हो नहीं सकता है, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैव मैप टू सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज हाउ मेनी, मैंने अभी आपको बताया था कि 4 यहाँ पे आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 3 को अरेंज करना है, ठीक है, 3 को कलेक्ट करके अरेंज करना है। तो इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4p3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, 4p3 तरीके से, ठीक। अब देखिए हम कॉम्बिनेशन के हेल्प से भी बताते हैं कि 4 में से 3 को आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। 4 में से 3 को क्या करें, सेलेक्ट करें। 4c3 तरीके से आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वो तीनों आपस में क्या होंगे, अरेंज होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यही तीनों पे ये गया, ठीक है ना। अब इसको देखिए हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ठीक, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यही 3 पोजीशन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो चेंज होने से यानी कि अगर इसके एलिमेंट की मैपिंग डिफरेंट एलिमेंट्स पे होने से क्या होता है, आपका नंबर फंक्शंस क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस हमारा डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू बाय चेंजिंग इमेजेस, इमेज के हम क्या करें, चेंज करते जाएं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन मिलेगा वो डिफरेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो अब ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो अभी मैंने बताया है आपको कि NPR जो होता है फैक्टोरियल R टाइम NCR के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट n में क्या है, ज्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि डोमेन में है, ठीक। 1 1 फंक्शंस कितने हो जाएंगे आपके, NPM, ओके, NPM। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, ज़्यादा हो, और यहाँ पे कम है, तो जितने यहाँ पे एलिमेंट होते हैं इनमें उनके इमेजेस फाइंड आउट करने होते हैं, ओके। तो जैसे यहाँ 4 था और यहाँ पे 3 था, तो 4p3 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ओके। और मैंने आपको क्या बताया, इसको मैं NCM इंटू फैक्टोरियल m भी लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है ना। 4c3 फैक्टोरियल 3
3 एलिमेंट्स थे, तो तीनों एलिमेंट को अरेंज करने के कुल तरीके कितने होते हैं? फैक्टोरियल 3। ओके, तो npm इक्वल टू ncm फैक्टोरियल m। चाहे तो आप ये फार्मूला याद रखिए, चाहे ये याद रखिए, दोनों तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। ओके, तो मेनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने थे आपके? n टू द पावर m। ठीक है, उसमें से वन फंक्शन को हम निकाल देंगे तो मेनी वन जितने बचने वाले फंक्शन होंगे वो सब मेनी वन फंक्शन होंगे। जैसे हम लिख सकते हैं npm। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ मैंने जो सिंपल एग्जांपल लिया था, यहाँ 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 4 एलिमेंट है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो कि 3 मेंबर्स को जब हम मैप कराएंगे तो वो मैक्सिमम 3 मेंबर पे ही तो मैप करेगा। एक एलिमेंट एटलीस्ट कम से कम छूटेगा, कम से कम एक छूटेगा ये भी, और कम से कम एक मेंबर इसका जरूर छूट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कभी भी एक भी ऑन टू फंक्शन हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन 0। जब आपके टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 0 मिल गए तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो जाएंगे? इनटू फंक्शंस ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू n टू द पावर m। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था काउंटिंग ऑफ फंक्शंस में, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इस पे नंबर्स से भी मैं रिलेट करके आपको बता दिया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, छोटे एग्जांपल्स लेकर के। तो और आप लोगों को जो नेक्स्ट मैं m ग्रेटर देन n और m इक्वल टू n, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस पे आप अपना कमांड बना लें। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप हमें मेल करिए, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको तुरंत ही वापस मेल कर दूंगा। थैंक यू।